नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका साइकेट्रिक नर्सिंग का, जिस टॉपिक का नाम है ईसीटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और जानते हैं कि क्या होता है ईसीटी। ईसीटी या इसी को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसी थेरेपी जहां पे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जो कि यदि मान लीजिए किसी भी तरह की मेडिसिन वगैरह देने पे प्रॉपरली रिकवर नहीं हो रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, हाइपर एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इस तरह का ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल थेरेपी। यह एक फिजिकल थेरेपी का भी टाइप है, या हम इसे कह सकते हैं कि सोमैटिक थेरेपी भी। ईसीटी जो है ये फर्स्ट सोमैटिक थेरेपी का अर्थ क्या होता है कि वह थेरेपी जिसे कि डायरेक्टली बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है ये फर्स्ट साइकोसोमैटिक थेरेपी भी कहलाती है। यह थेरेपी जो है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पेशेंट में आर्टिफिशियल जो सीजर्स है वह प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जिसके बाद जो पेशेंट होता है वह धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। तो यह ऐसी थेरेपी भी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, और जिस करंट को देने के कारण पेशेंट में आर्टिफिशियल सीजर्स जो हैं वह आते हैं, और उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी करने लगता है। इस थेरेपी को सबसे पहले 1938 में बिनी एंड सेरलेटी इनके द्वारा डेवलप किया गया था। उम्मीद करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यह एक ऐसी थेरेपी है जहां पे पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वह इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया जाएगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज या ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, तो यहाँ पे जो हम करंट यूज करते हैं तो 70 टू 120 वोल्ट्स का करंट यूज करते हैं। और यहाँ पे जो करंट यूज किया जाता है ये बेसिकली डीसी करंट या डायरेक्ट करंट भी जिसे हम कहते हैं, इस करंट को यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसकी जो ड्यूरेशन होती है 0.7 टू 1.5 सेकंड के लिए यूज किया जाता है। यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें ईसीटी की, तो इसे 6 to 8 टाइम्स यूज किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट पे, और पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि हम पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। जो वोल्टेज होता है तो 70 टू 120 वोल्ट्स को फॉलो किया जाता है, जिसे कि 0.7 टू 1.5 सेकंड के लिए दिया जाता है। और किसी एक पेशेंट को हम 6 to 8 ईसीटी ऑन एन एवरेज दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है। देन आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रैंड mal सीजर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल सीजर जो है उसे डेवलप किया जाता है। तो आर्टिफिशियल सीजर जो है इसके द्वारा जब आता है तो यह बेसिकली दो टाइप के सीजर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। पहला जो सीजर डेवलप होता है उसे हम लोग टोनिक सीजर कहते हैं, या इसे हम टोनिक फेज भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्लोनिक फेज या क्लोनिक सीजर भी कहते हैं। तो आते हैं टोनिक सीजर, ये टोनिक फेज। तो जो टोनिक फेज होता है यहाँ पे यह 20 से 25 सेकंड्स के लिए होता है। टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ड्यूरेशन होता है ये लगभग 30 टू 90 सेकंड्स का होता है, जिसमें टोनिक फेज जो होता है 25 सेकंड्स तक का, या 20 टू 25 सेकंड्स का होता है। इसमें होता क्या है, तो मसल स्टोन जो होती हैं वह इंक्रीज हो जाती है। मींस पेशेंट की जो बॉडी होती है वह बहुत ही रिजिड या स्टिफ होने लगती है यहाँ पे। तो इस फेज को हम कहते हैं टोनिक फेज। देन सेकंड होता है आपका क्लोनिक फेज। तो क्लोनिक फेज का जो ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 30 टू 60 सेकंड्स के लिए। और यहाँ पे जो सिम्टम्स या जो चीजें हमें सीन होती हैं
तो वह जो होता है वह होता है जर्किंग मूवमेंट्स। यहाँ पे पेशेंट की जो बॉडी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट्स जो होता है वह देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स। तो बेसिकली अगर हम ईसीटी की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं ईसीटी। पहला होता है डायरेक्ट ईसीटी और दूसरा होता है मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी की बात करें तो इस तरह का ईसीटी जहां पे पेशेंट को विदाउट एनेस्थीसिया या मसल रिलैक्सेंट ईसीटी दिया जाता है। इस तरह का ईसीटी बेसिकली अब बैन हो चुका है कंप्लीटली। इस ईसीटी को बिना एनेस्थीसिया के दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो थे इसके कारण देखने को मिलते थे। तो इस तरह का जो ईसीटी है अब जो है कंप्लीटली इसे बैन कर दिया गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा डायरेक्ट ईसीटी क्या होता है, जहां पे पेशेंट को बिना किसी एनेस्थीसिया के या मसल रिलैक्सेंट के जब ईसीटी दिया जाता है तो यह हमारा कहलाता है डायरेक्ट ईसीटी। नेक्स्ट आते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी का अर्थ क्या होगा, जहां पे पेशेंट को एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट देके ईसीटी दिया जाता है। तो इस तरह के ईसीटी को मॉडिफाइड ईसीटी कहते हैं। यदि हम इलेक्ट्रोड्स के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी बात करें तो ईसीटी दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी ईसीटी जो होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं। जहां पे फर्स्ट होता है यूनिलेटरल यूनिलेटरल और सेकंड होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल और बाइलेटरल का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है, यूनिलेटरल मींस वन साइड पे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है और ईसीटी दिया जाता है। जबकि सेकंड जो है आपका बाइलेटरल जो होता है, बाइलेटरल ईसीटी के केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स का जो प्लेसमेंट होता है हेड के दोनों साइड पे होता है और दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने के बाद ही यहाँ पे ईसीटी दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल ईसीटी। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो भी ईसीटी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है यूनिलेटरल और सेकंड होता है बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि जब हम हेड में वन साइड पे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं तो वह जो होता है हमारा यूनिलेटरल कहलाता है। और बाइलेटरल मीन्स जब इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उन्हें हेड पे दोनों साइड पे फ्रंट पे प्लेस किया जाता है। तो इस तरह का ईसीटी जो होता है इसे बाइलेटरल ईसीटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है यूनिलेटरल ईसीटी और क्या होता है बाइलेटरल ईसीटी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन, कि इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इंडिकेशंस का मतलब क्या होगा कि किन किन कंडीशंस में हम ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा वह होगा मेजर डिप्रेशन। यदि मान लीजिए कोई भी पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है, तो क्योंकि मेजर डिप्रेशन में होता क्या है कि पेशेंट के अंदर बार बार सुसाइडल आइडियलेशंस भी आते रहते हैं। बार बार उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि वह खुद को खत्म कर ले या खुद को किल कर ले। तो इस तरह के ख्याल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और इसलिए ऐसी कंडीशंस में बेसिकली ईसीटी काफ़ी इफेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में भी स्पेशली यदि मान लीजिए कैटाटोनिया प्रेजेंट हो। कैटाटोनिया का मतलब क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ मसल्स, मतलब जो मसल्स है वह बिल्कुल स्टिफ हो गई हैं। यदि मसल्स स्टिफ हो जाती हैं तो उस केसेस में भी हम ईसीटी जो है वह दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनिया या सीवियर साइकोसिस। यदि मान लीजिए कोई पेशेंट है, मैनिक पेशेंट है या सीवियर साइकोसिस है, मींस पेशेंट की जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। स्पेशली मेनिया के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी हम ईसीटी दे सकते हैं। देन आते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री ड्रग रिस्पॉन्स। यदि मान लीजिए पेशेंट को ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद भी जो हमें रिजल्ट चाहिए है वह रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलने के बाद भी यदि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में भी हम ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को डिमेंशिया है या फिर डिलेरियम है या फिर एमनेस्टिक सिंड्रोम है,
डिमेंशिया, डिलेरियम और एमनेस्टिक सिंड्रोम के केसेस में भी हम पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं। देन आते हैं अदर डिसऑर्डर। अदर डिसऑर्डर में ओसीडी या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओसीडी मीन्स होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, और यदि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी पेशेंट्स है तो इस पेशेंट में भी हम ईसीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होगा कि किन किन कंडीशंस में हम ईसीटी नहीं देंगे। तो सबसे पहले आते हैं किस कंडीशन में नहीं देंगे। तो पहला है हमारा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वह इंक्रीज्ड है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ईसीटी नहीं देंगे। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म। यदि मान लीजिए कि सेरिब्रल में एन्यूरिज्म या बल्ज फॉर्मेशन हो गया है तो बल्ज फॉर्मेशन होने के कारण भी हम नहीं देंगे। देन आते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो उस कंडीशन में भी हम ईसीटी नहीं देंगे। देन है ब्रेन ट्यूमर। यदि किसी पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर प्रेजेंट है या ब्रेन ट्यूमर है पेशेंट में तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को ईसीटी बिल्कुल भी नहीं देंगे। देन है सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। यदि मान लीजिए ब्रेन की वेसल्स वगैरह रप्चर हो जाती हैं तो उस केसेस में भी हम ईसीटी पेशेंट को नहीं देंगे। देन है रेटाइनल डिटैचमेंट। यदि मान लीजिए स्टूडेंट्स की रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है आइस लेयर से तो उस केसेस में भी हम लोग पेशेंट को ईसीटी नहीं देंगे। देन है न्यूमोनिया। यदि पेशेंट को न्यूमोनिया है तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को ईसीटी नहीं देंगे। देन है कंजेस्टिव हार्ट फेलर। यदि कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलर का पेशेंट है तो भी हम नहीं देंगे। उसके अलावा यदि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी हम ईसीटी नहीं देंगे, ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और यदि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी एज काफ़ी अधिक है, 65 या 70 ईयर्स के आसपास है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम ईसीटी नहीं देंगे। यदि कोई बच्चा है जिसकी मान लीजिए एज 14 ईयर से कम है तो ऐसे केसेस में भी हम ईसीटी नहीं देंगे। मींस यह सभी कंडीशंस हैं जहां पे ईसीटी कंप्लीटली कंट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। तो इसके कारण कई सारे हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को हेडेक हो सकता है। देन नाउजिया, पेशेंट को वोमिटिंग जैसा फील होगा। ड्राउजीनेस होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे वह नींद में है। देन बैक एक प्रेजेंट होगा पेशेंट को। मसल्स पेन होगा पेशेंट में। ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई होगा या बहुत ज़्यादा माउथ सूखेगा। टंग बाइट भी हो सकता है इसके कारण। तो यह सभी साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी सिस्टेमेटिक साइड इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको भी बताए। नेक्स्ट आते हैं तो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। अब कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन मींस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होगी। कॉग्निटिव इफेक्ट में, तो कॉग्निटिव इफेक्ट्स में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे कि मेमोरी इम्पेयरमेंट। पेशेंट की मेमोरी जो है वह इम्पेयर्ड हो सकती है। कंफ्यूजन, पेशेंट जो होगा किसी भी चीज के प्रति 100% श्योर नहीं होगा, वह कंफ्यूज्ड रहेगा। पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीजों के ऊपर पेशेंट का कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहेगा। तो यह सारे साइड इफेक्ट्स ईसीटी के कारण देखने को मिल सकते हैं। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके कारण कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर, पेशेंट में फ्रैक्चर प्रेजेंट हो सकता है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, और साथ ही साथ पेशेंट में परमानेंट मेमोरी लॉस हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।